हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक IQ में। और होप आप लोग सब अच्छे हों, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हों। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 11, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। इससे पहले के चैप्टर्स में हमने बड़ा देखा कि वांट क्या होती है, डिमांड क्या होती है ना। डिमांड के बारे में तो हम दबा के पढ़ाई कर ली। ठीक है, इससे पहले वाला चैप्टर हमने पढ़ा था सप्लाई के बारे में, है ना। अगर आपने ये सारे चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट क्लिक करो, ठीक। और प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे चैप्टर लाइन से मिल जाएंगे। सबको एक एक करके पढ़ो तो आपको इतना आसान लगने लग जाएगा कि आप आराम से एग्जाम में लिख के आओगे, बहुत ही अच्छे नंबर लाओगे आप। ठीक है, हमने इससे पहले चैप्टर्स में क्या पढ़ा कि किस तरीके से प्राइस किसी भी कमोडिटी की अफेक्ट करती है उसकी डिमांड को। उसी तरीके से सप्लाई के बारे में भी, कैसे प्राइस डिसाइड करता है कि कितना सप्लाई होगा मार्केट में या कितना सप्लाई नहीं होगा, है ना। बट इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इसका उल्टा, कि डिमांड और सप्लाई किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है प्राइस को। कि चेंज अगर डिमांड में हो रहा है या चेंज इन सप्लाई हो रहा है तो वो कैसे अफेक्ट करता है आपके प्राइस को। ठीक है, हम ये पढ़ने वाले हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगी, प्राइस पे क्या असर आएगा उसका। या डिमांड घटेगी तो उसका प्राइस पे क्या असर आएगा। सप्लाई बढ़ेगी तो उसका प्राइस पे क्या असर आएगा। सप्लाई घटेगी तो उसका प्राइस पे क्या असर आएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, मीनिंग ऑफ प्राइस आप पढ़ चुके हो बहुत ज्यादा, है ना। प्राइस के बारे में, प्राइस होता क्या है कि किसी चीज को बनाने के लिए जो पैसा लगता है ना, उसको आप प्राइस कहते हो। अब इसको निकालते हैं हम कैसे, जो टोटल रेवेन्यू किसी चीज को बेच करके जो टोटल अमाउंट आता है उसको हम क्या कहते हैं, टोटल रेवेन्यू। और जो बनाने में किसी चीज को कॉस्ट आया है ना, और उसको बनाने में जो पूरा का पूरा कॉस्ट लगा है एक चीज को बनाने में, उसको हम क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट बोलते हैं। टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक, चलो, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग ऑफ कि प्राइस क्या होनी चाहिए एक कॉमोडिटी की, है ना। अभी प्रोडक्ट, कोई प्रोड्यूसर है ना, वो एक चीज बनाता है, सपोज पेन बनाता है। तो पेन बना करके अब वो मार्केट में भेजने से पहले उसकी एक प्राइस तो डिसाइड करेगा ना कि क्या प्राइस होगी। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। वो देखेगा कि हाँ, मेरे जो इनपुट कॉस्ट लग रही है वो कितना है। इनपुट कॉस्ट में क्या क्या आएगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, है ना। सारा का सारा वो देखेगा कि इनकी कॉस्ट क्या आई, प्लस उसमें वो प्रॉफिट ऐड करेगा अपना, है ना, पर यूनिट की। हाँ, मेरे को इतना प्रॉफिट तो होना ही चाहिए ताकि मैं सस्टेन कर सकूं मार्केट में। तो ये चीजें उसको डिसाइड करती हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। ज्यादा होंगी इनपुट कॉस्ट तो ज्यादा रखेगा, कम होगी तो कम रखेगा, है ना। प्राइस फिक्स बाय अदर सेलर्स। अब वो ऐसे भी नहीं है कि मार्जिन ज्यादा बढ़ा के रख ले। मान लो 5 रुपए का पेन उसको इनपुट में पड़ा, है ना, कॉस्ट बनाने का 5 रुपए पड़ा, तब वो ऐसे थोड़ी कॉमोडिटी जो प्रॉफिट है उसको भी 5 रुपए या 10 रुपए अपनी मर्जी से करेगा। वो नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसको देखना है कि मार्केट में सेम चीज का प्राइस और क्या चल रहा है ना। जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितना प्राइस रख रहे हैं, उनके हिसाब से ही रखेगा। मान लो उसका कॉम्पिटिटर 5 रुपए का पेन 7 रुपए में ही बेच रहा है मार्केट में, तो वो ऐसा थोड़ी कि 10 रुपए बेच रखेगा या 12 रुपए रखेगा, तो फिर तो बिकेगा ही नहीं उसका, है ना। तो पूरा लॉस हो जाएगा। तो कॉम्पिटेटिव प्राइस रखता है ना, जो उसका सेलर बेच रहा होगा उसके अप्रोक्सीमेटली ही प्राइस रखता है। ठीक है, और चाहेगा कि अपने सेलर से कम ही रखूं मैं, चाहे 50 पैसे ही कम रखूं, चाहे 1 रुपये ही कम रखूं, ताकि लोग मेरा प्राइस को, मेरे पेन को प्रेफर करें कि सस्ता पेन है और मेरा क्वांटिटी ज़्यादा बिके, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो, है ना। यही चाहोगे ना। एक्सपेक्टेड सेल्स एट डिफरेंट प्राइसेस। अब वो क्या करता है कि अब हमेशा तो प्राइस एक जैसी रहती नहीं है ना। तो वो चाहता है कि हाँ भी प्राइस जब बढ़े तो मेरी सेल भी बढ़े, है ना। हर कोई यही चाहेगा कि भाई ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा चीज़ें बिके। तो seller considers the quantity of commodity he will be able to sell at different prices। कभी वो बढ़ाता है प्राइस, कभी किसी चीज की प्राइस कम होती है ना। तो देखो, बिजनेस का मतलब क्या है, कभी आपका प्रॉफिट भी होगा कभी लॉस भी होगा, है ना। बिजनेस में तो ऐसा नहीं हो सकता आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहो। तो बिजनेसमैन इस चीज के लिए रेडी रहते हैं, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है उनको, तो ये चीज दिमाग में रखते हैं अपने। चलो, मीनिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस। अब किस तरीके से प्राइस को डिटरमाइन किया जा सकता है? यहाँ पे हम एक टर्म पढ़ने वाले हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कैसे पढ़ेंगे, देखो,
सेलर जो है चाहता है कि उसकी प्राइस कमोडिटी की हायर रहे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा महंगे में बिके। और उसका उल्टा बायर क्या चाहता है, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए वो चाहता है कि मेरे को सस्ते में से सस्ता में मिले, है ना, जितना सस्ता में हो सके वो मिले। तो ये दोनों का क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन है ना, बायर सप्लायर का। तो एक ऐसी प्राइस आती है ना, जहाँ पे दोनों बराबर हो जाते हैं, डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड हो जाती है। वो प्राइस जिस पे डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड हो, उसको हम क्या कहते हैं, आपका इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। ठीक, समझ में आया आपके? देखो, सेलर क्या चाहेगा, मेरे को मैक्सिमम प्राइस मिले, और बायर क्या चाहेगा, मैं मिनिमम प्राइस पे खरीदूं। अब सेलर उतना भी मिनिमम प्राइस नहीं कर सकता कि जिसमें उसको घाटा हो जाए, है ना। तो कहेगा मैं तो भाई इतने तक ही दे सकता हूँ, इससे नीचे नहीं दूंगा। आपने कई बार सुना होगा आपने, है ना, दुकान पे जाकर के आपने पूछा होगा भैया कुछ कर दो कम, वो थोड़ा बहुत कम करता है, फिर वो कहता है नहीं नहीं इससे कम नहीं कर सकता, मेरे को नहीं हो पाएगा इससे कम, है ना। फिर आप भी चाह रहे हो कि मिनिमम टू मिनिमम में जाओ, फिर आपको अगर लगता है हाँ ये प्राइस ठीक है इसके लिए, तो आप दे देते हो प्राइस, वरना आपको लगता है अभी भी ज़्यादा है तो आप छोड़ देते हो, है ना। तो वो प्राइस जिसपे सप्लायर भी खुश और जो बायर है वो भी खुश, है ना, वो बायर देने को तैयार है और सप्लायर भी उस प्राइस पे देने को तैयार है, तो उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया हो इक्विलिब्रियम प्राइस, है ना। डेफिनेशन देख लें क्या है इक्विलिब्रियम प्राइस की। द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स क्वांटिटी सप्लाइड, है ना। जितना क्वांटिटी डिमांड हो रही है उतना ही क्वांटिटी सप्लाई कर दी जाए एक प्राइस पे, तो उस प्राइस को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया, आप नाम से ही समझ रहे हो, इक्वल हो गया, है ना। कैसे डिटरमाइन होता है इक्विलिब्रियम प्राइस? देखो यहाँ पे एग्जांपल बहुत अच्छा दिया हुआ है, मैं इतना एकदम एक एक लाइन नहीं पढ़ रहा, मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ। देखो, मान लो 12 रुपए प्राइस थी जब टोमेटो की, है ना, टमाटर की, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 300 किलो, लेकिन सप्लाई कितनी आ रही थी, 100 ही किलो। तो अब देखो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा, है ना। तो 14 रुपए की हो गई, 14 रुपए हो गई। तो अब जब रेट जब बढ़ गया है तो लोग कम खरीदना चालू कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो डिमांड कम हो गई, 250 रुपए, लेकिन सप्लाई बढ़ गई, क्यों, क्योंकि जो सप्लायर है उन्होंने देखा यार रेट बढ़ गया है, तो सामान उतारो, है ना, सप्लाई करो, फायदा उठाओ इस मौके का। अभी भी देख लो क्या हो रहा है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो रेट और बढ़ेगा, है ना। तो 14 से 16 रुपए हो गया। ठीक, अब और महंगाई हो गई है तो डिमांड और घटेगी, है ना। आप देख रहे हो हर स्टेज पे डिमांड घटती जा रही है, जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है डिमांड और घट गई। लेकिन सप्लायर देख रहा है अरे यार रेट बढ़ रहा है, फटाफट बढ़ाओ माल, है ना, और उतारो मार्केट में और मुनाफा कमाओ, तो और सप्लाई बढ़ जाएगी। अब देखो इस प्राइस पे आपका क्या हो गया है, डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, तो ये प्राइस क्या कहलाएगी आपकी, इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगी। ठीक है, अब देखो इससे ऊपर फिर से अगर मान लो इसके ऊपर फिर प्राइस बढ़ा देते हैं सप्लायर, है ना, कहते हैं कि अब 18 रुपए हम करेंगे, तो डिमांड तो 100% घटेगी, है ना। लेकिन सप्लायर क्या सोच के बढ़ाया था रेट कि मैं और कमाऊंगा, है ना, तो वो और ज्यादा रेट बढ़ाया तो और ज्यादा सप्लाई करता है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसके ऊपर या तो और डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेगा, या तो घटेगा, है ना, दो में से एक ही चीज होगी। सपोज मान लो और प्राइस बढ़ जाती है, 20 रुपए हो जाती है, लेकिन डिमांड भी तो देखो और घट रही है ना, डिमांड लगातार घटती जा रही है, लेकिन सप्लायर के चक्कर में है कि भाई किसी तरीके से बिक जाए मेरा, तो सप्लायर बढ़ाते जा रहा है ना, कि किसी भी तरीके से इस रेट पे निकल जाए माल मेरा, बट डिमांड नहीं हो रही ना, डिमांड रुक गई, तो वही क्या होगा, वापस से रिवर्स प्रोसेस चालू हो जाएगा, और फिर जब तक इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचेगा तब तक चलता रहेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, तो मार्केट में भी आप देखते हो आए दिन, कभी टमाटर का प्राइस कभी 50 रुपए, कभी 70 रुपए, कभी 100 रुपए, फिर वो घट घटा के वापस 20 रुपए हो जाता है ना, लोग खरीदना बंद कर देते हैं, तो सप्लाई बंद हो जाती है धीरे धीरे, है ना, फिर वापस नीचे आने लग जाती है सप्लाई धीरे 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 धीरे। तो इसी तरीके से हर चीज़ का प्राइस आपने मार्केट में देखा होगा वेरी करता रहता है, खास करके सब्जियों में ही ये सबसे ज़्यादा चीज़ें होती है, आपने देखा होगा, कोरिलेट करके देखा होगा, अगर आप में से कोई लोग जाते हैं सब्जी लेने तो। चलो, डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन एंड एडजस्टमेंट टू इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये वही है चीज जो मैंने अभी आपको समझाई कि देखो किस तरीके से वो ऊपर चलता रहेगा और फिर वो मार्केट अपने आप उसको रेगुलेट करती है ना। डिमांड पहले तो घटती रहेगी घटती रहेगी घटती रहेगी, है ना, जब
इक्वल हो जाएगा दोनों, तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और ये जो सिचुएशन है जहाँ पे डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल नहीं है, तो उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, वेयर क्वांटिटी डिमांड इज नॉट इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे इट इज अ डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन। ठीक है, और कैसे एडजस्ट होती है डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन? डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन इस तरीके से एडजस्ट होती है कि या तो क्वांटिटी घटती रहेगी, क्वांटिटी डिमांडेड घटती रहेगी, है ना, और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ता रहेगा, है ना, तो उस तरीके से हम पहुंच जाते हैं इक्विलिब्रियम में। ठीक, या तो फिर क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी डिमांडेड बहुत कम है, तो क्वांटिटी सप्लाई गिरने लग जाएगी, है ना, तब तक गिरेगी जब तक वो क्वांटिटी डिमांडेड के बराबर नहीं पहुंच जाए। तो इस तरीके से अपने आप मार्केट उसको एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, यही था डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन, डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन एंड एडजस्टमेंट टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। चलो अगला, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। चेंज इन डिमांड का क्या असर होगा इक्विलिब्रियम प्राइस पे और क्वांटिटी पे? देखो, अगर डिमांड बढ़ेगी, है ना, डिमांड बढ़ रही है तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी आपकी बढ़ेगी, नहीं घटेगी, सॉरी, when demand of the commodity increases, supply remains the same as the demand of the commodity will lead to increase in the equilibrium and the quantity demanded and the supply of the increases. हाँ, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो, चेंज इन डिमांड का चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस से, अगर तो प्राइस डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट विल लीड टू चेंज इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। कैसे, उसी एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ आ जाओ, ये वाले एग्जांपल से यहीं से समझ जाएंगे हम। क्या कह रहा है, डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, है ना, ये बढ़ा, यहाँ से देखो आप, डिमांड बढ़ रही है तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ रहा है ना, ये देखो यहाँ से चलो आप, प्राइस बढ़ते जा रही है ना। Change in demand, increase in demand of the commodity will rise to increase in the equilibrium price and quantity demanded। ठीक है, ये आपको याद रखना है सिर्फ, ठीक है, ये एक लाइन याद रखना है, increase in demand will lead to increase in equilibrium price and quantity demanded। ठीक, और decrease in demand will lead to decrease in equilibrium price। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसका उल्टा सप्लाई में क्या होगा, उल्टा होगा, क्या होगा, हाँ, अगर आपकी सप्लाई इंक्रीज करेगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज करेगी। ठीक है, डिमांड देख लो, इक्विलिब्रियम प्राइस के केस में ना आपको याद रखना है कि चेंज इन डिमांड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम चेंज इन डिमांड इंक्रीज कर रही है, डिमांड इंक्रीज करे तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज करेगी, डिमांड डिक्रीज करेगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर सप्लाई इंक्रीज कर रही है तो इक्विलिब्रियम प्राइस घटेगी। ठीक है, और सप्लाई डिक्रीज करेगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगी, ये याद रखना आप। ठीक है, एकदम छोटा सा है, इन चीज़ों को और डिटेल में यहाँ पे तो कुछ मेंशन नहीं है, इन चीज़ों को आप डिटेल में ना बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, बहुत डिटेल में पढ़ोगे, वो न्यूमेरिकली समझाया जाएगा, यहाँ पे तो दे नहीं रखा है। तो आप सीधा सीधा ये लाइन याद रख लो, है ना, क्या कि डिमांड इंक्रीज करेगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज करेगी, डिमांड डिक्रीज करेगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी डिक्रीज करेगी। और सप्लाई के केस में क्या होगा, अगर सप्लाई इंक्रीज करेगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज करेगी, और सप्लाई डिक्रीज करेगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज करेगी, उल्टा होगा। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बताओ, है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट को क्लियर करें। और फिर से बोलूँगा, किताब जरूर पढ़ना, किताब पढ़े बिना कोई गुजारा नहीं है। ठीक, हम जो आपको ये वीडियो बना रहे हैं एज अ सपोर्ट है, बट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो लिखना है आपको, कैसे लिखना है ना, वो आप बुक से ही जान पाओगे बेटर तरीके से।
ठीक है, तो पहले सुन लिया करो वीडियो, समझ लो चीज़ में क्या बोलना चाह रहे हैं हम, फिर उसके बाद जब आप वो पढ़ोगे ना तो आप बहुत तेज़ी से ग्रैस्प करोगे। आप देखना इस चीज़ को, या हम अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। जितने भी आपके बड़े होंगे सब आपको यही बोलेंगे, पहले ठीक है टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो सुन लो, ट्यूशन में जो पढ़ाया जाता है वो अच्छे से सुन लो, समझ लो, फिर लेकिन किताब जरूर पढ़ो, ठीक। चलो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। जय हिंद।